आइए आज के इस विश्लेषण में सीधे डाइव करते हैं। भारतीय संविधान की बातें अक्सर सुनने में बड़ी जटिल और कॉम्प्लेक्स लगती हैं, है ना? लेकिन आज हम आर्टिकल्स 14 से 18 तक को एक बेहद स्पष्ट और आसान सफर में बदल देंगे। समानता यानी इक्वालिटी की हर एक परत को खोला जाएगा। तो चलिए मिलकर देखते हैं कि कानून की नजरों में सभी को एक समान रखने का असल मतलब आखिर होता क्या है। अब सबसे पहले एक सवाल, क्या संविधान के सभी अधिकार हर किसी को मिलते हैं या सिर्फ नागरिकों को? और एक बेसिक समानता और सकारात्मक भेदभाव, जिसे हम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, इनके बीच आखिर फर्क क्या है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो संविधान की निष्पक्षता की पूरी नींव रखते हैं। इन्हीं सवालों के जवाब आगे बहुत ही रोचक तरीके से सामने आने वाले हैं। तो अपना आज का एजेंडा कुछ इस प्रकार रहेगा। पहले हम समानता के सिद्धांत को समझेंगे। दूसरा, भेदभाव के खिलाफ संरक्षण। तीसरा, सरकारी नौकरियों में समानता की बात होगी। चौथा, आरक्षण की एक दिलचस्प कहानी। और आखिर में सामाजिक बुराइयों का अंत। शुरुआत करते हैं पहले भाग से, समानता का सिद्धांत। ये आर्टिकल 14 का सबसे बुनियादी नियम है। देखिए, आर्टिकल 14 के दो अलग अलग पहलू हैं। पहला है ब्रिटेन से लिया गया इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये एक बिल्कुल बेसिक नियम है जहां कानून सभी को बिल्कुल एक समान मानता है। इसे आप एक आम जिंदगी की तरह समझ लीजिए। दूसरी तरफ अमेरिका से प्रभावित कॉन्सेप्ट है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। ये सकारात्मक भेदभाव की इजाजत देता है ताकि पिछड़े वर्गों को बराबरी के स्तर पर लाया जा सके। ये थोड़ा एडवांस्ड है, इसीलिए इसे हम मेंटो जिंदगी कह सकते हैं। यह दिखाता है कि कानून जरूरत पड़ने पर एक सपोर्ट सिस्टम भी बनता है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, भेदभाव से संरक्षण। चलिए आर्टिकल 15 को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। यहाँ एक बहुत ही जरूरी कानूनी फर्क है जिस पर ध्यान देना चाहिए। जहाँ एक तरफ आर्टिकल 14 सभी पर्सन्स यानी व्यक्तियों पर लागू होता है, चाहे वो देश के हों या विदेश के, वहीं आर्टिकल्स 15, 16 और 29 केवल और केवल भारत के सिटीजन्स यानी नागरिकों के लिए ही रिजर्व्ड हैं। ये एक छोटा सा पर बहुत ही डीप पॉइंट है। आर्टिकल 15 मुख्य रूप से 5 आधारों पर किसी भी तरह के भेदभाव को पूरी तरह से रोकता है। ये 5 चीजें हैं: मूल वंश, जन्म स्थान, लिंग, धर्म और जाति। अब यहाँ एक सच में हैरान करने वाली बात है। ध्यान दीजिए कि इस लिस्ट में भाषा यानी लैंग्वेज शामिल नहीं है। कानून सिर्फ इन्हीं 5 विशिष्ट आधारों पर भेदभाव को सख्ती से मना करता है। कानून क्रमबद्ध तरीके से कैसे काम करता है, ये समझना काफी दिलचस्प है। शुरुआत 15.a और 15.2 से होती है, जो आम भेदभाव पर रोक लगाते हैं। फिर आता है 15.3, जो महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान यानी एक्सेप्शंस बनाता है। इसके ठीक बाद 15.4 और 15.5 सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए रास्ते खोलते हैं, जिसमें हायर एजुकेशन भी शामिल है। और आखिर में 15.6, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को EWS कोटा की सुविधा देता है, बिल्कुल एक लॉजिकल चेन की तरह। चलिए बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, सरकारी नौकरी में समानता। ये है आर्टिकल 16 का क्षेत्र। जब बात आर्टिकल 16 यानी सरकारी नौकरियों की आती है ना, तो थोड़ा सा बदलाव आता है। आर्टिकल 15 वाले उन 5 आधारों के साथ यहाँ 2 नए आधार जुड़ जाते हैं, उद्भव यानी डिसेंट और निवास यानी रेजिडेंस। तो कुल मिलाकर हो गए 7 आधार। रोजगार के मामले में कानून को और भी ज्यादा बारीक बनाया गया है ताकि लोकल कंडीशंस को भी ठीक से हैंडल किया जा सके। अब आते हैं चौथे भाग पर, आरक्षण की कहानी। चलिए एक हिस्टोरिकल टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। इस सफर की शुरुआत 1990 से थोड़ा पहले होती है, जब राष्ट्रपति द्वारा मंडल आयोग का गठन किया गया था। फिर 1990 में VP सिंह जी की सरकार आती है, जिसने OBC वर्ग को 27% आरक्षण दिया। इसके ठीक बाद 1991 में नरसिम्हा राव सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण लाने का प्रयास किया। इन्हीं सब बदलावों के चलते 1992 में सुप्रीम कोर्ट में बेहद मशहूर इंदिरा सोहनी केस सामने आया और फिर अगले ही साल 1993 में रामनंदन समिति ने क्रीमी लेयर के नियम तय किए। ये एक पूरा ऐतिहासिक सिलसिला था। 10% ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। 103वें संविधान संशोधन के जरिए इस 10% आरक्षण को EWS यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आर्टिकल 15.6 और 16.6 में जोड़ा गया। ये एक बहुत ही बड़ा और डायरेक्ट कानूनी बदलाव था, जिसने शिक्षा और नौकरी दोनों क्षेत्रों को डीपली प्रभावित किया। लेकिन एक सवाल यहां जरूर उठता है, क्या आरक्षण की कोई मैक्सिमम लिमिट है? बिल्कुल है,
1992 के उसी इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ठोस नियम तय किया कि टोटल आरक्षण किसी भी हाल में 50% की लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकता, यानी आधी जगह आरक्षित और आधी अनारक्षित। ये दरअसल संविधान की तरफ से बनाया गया एक कानूनी संतुलन था। और अब हमारे आखिरी और 5वें भाग पर चलते हैं, सामाजिक बुराइयों का अंत। आर्टिकल 17 और 18। आर्टिकल 17 इस देश में अनटचेबिलिटी यानी अस्पर्शता का पूरी तरह से अंत करता है, और सबसे खास बात यह है कि इसमें कोई एक्सेप्शंस नहीं है, जीरो। छुआछूत जैसी प्रैक्टिस करना सीधे तौर पर एक फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है। ये कानून एक एब्सोल्यूट क्लीनअप है जहां किसी भी तरह की छूट की कोई गुंजाइश ही नहीं रखी गई है। लेकिन देखिए, सच्चाई ये है कि सिर्फ संविधान की किताबों में कुछ लिख देने से काम नहीं बनता। ग्राउंड पर उन नियमों को लागू करना पड़ता है। इसीलिए 1989 में SC/ST अट्रॉसिटीज एक्ट लाया गया। ये एक्ट दरअसल वो मजबूत कानूनी हथियार है जो इस बात को सुनिश्चित करता है कि छुआछूत जैसा अपराध करने पर सख्त से सख्त सजा मिले। असल में इसी कानून ने आर्टिकल 17 को इसकी असली ताकत दी है। और फिर आखिर में आता है आर्टिकल 18, जो उपाधियों यानी टाइटल्स को पूरी तरह अबॉलिश करता है। भारत में अब ऐसी कोई भी उपाधि नहीं दी जा सकती जो लोगों के बीच ऊंच नीच का फर्क पैदा करे। यहां अब सब बराबर हैं। इसमें बस दो बहुत छोटे और सख्त अपवाद रखे गए हैं। सिर्फ सेना और एकेडमिक फील्ड्स में ही डिस्टिंक्शंस दिए जा सकते हैं और कहीं नहीं। तो हमने देखा कि संविधान ने समानता की इन जटिल और खूबसूरत परतों को बहुत ही सोच समझकर बुना है। लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ा और सोचने वाला मुद्दा ये है, क्या ये हिस्टोरिकली बनाए गए कानूनी ढांचे आज की आधुनिक सोसाइटी में पूरी तरह से सच्ची निष्पक्षता ला पाए हैं? कानून की किताबें तो सबको बराबर कर देती हैं, लेकिन क्या हमारी जमीनी हकीकत भी वैसी ही है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस विश्लेषण के खत्म होने के बाद भी हमारे दिमाग में चलता रहता है।